जी जाहिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एससीओ की कॉन्फ्रेंस शुरू हो ही चुकी है कि क्योंकि चीनी वज़ीर आज़म आज आ गए और सारा दिन उनकी मीटिंग्स रहीं। असूली तौर पे तो हमें सिर्फ शंघाई तावन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही बात करनी चाहिए, मगर बस दुआ ये कर रहे हैं कि ये मामला ज़रा खुश उसलूबी से तय पे आ जाएँ और कल कोई एहतजाज ना हो तो बेहतर है। तो ये पहलू भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? देखिए, ये यकीनी तौर पे बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है और शंघाई फोरम की, जिसमें तकरीबन 10 ममालिक के हेड ऑफ द गवर्नमेंट आए हुए हैं। ये हर साल मीटिंग होती है पाकिस्तान में, इसमें पहली दफ़ा हो रही है, तो इसकी अहमियत देखें बढ़ जाती है। एक तो सबसे पहले बात यह है कि एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक है जो कि तकरीबन 3 बिलियन की पॉपुलेशन है, जो रिप्रेजेंट करती है इन तमाम ममालिक को। पहले तो ये वस्ती एशिया, रूस, चीन के दरमियान बामी तावन और सिक्योरिटी की तंजीम बनी थी, मगर बाद में इसके जो चार्टर है उसके अंदर तो वो तमाम वो इश्यूज़ हैं जो कि पाकिस्तान से डायरेक्टली रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आपने जिक्र किया, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, मनशियात की स्मगलिंग और बुनियाद परस्ती जो है, ये तमाम इश्यूज़ हैं जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान का इन तमाम मुल्कों से ज़्यादा हमारे लिए रेलेवेंट हैं। बिल्कुल सही है। देखें, इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस खित्ते में उसकी अपनी एक हैसियत है। जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे देखा जाए तो एक ऐसे पाकिस्तान का जो महल वक़ू है या जोग्राफिकल हैसियत है, वो बिल्कुल एक आप देखें कि आप इन तमाम ममालिक के एक लिहाज सेंटर में आती है। अगर आप देखें, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ भारत है, तीसरी तरफ चाइना है, फिर रशिया भी है और फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो एक लिहाज से पाकिस्तान का एक जो एक है, इसकी अहमियत खुद भी बढ़ जाती है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहमियत है कि पाकिस्तान की कोशिश अगर ये है कि आप सिर्फ जियो पॉलिटिक्स से हट के जियो इकनॉमिक्स की तरफ भी तवज्जो दें, तो ये इलाका जो है अगर खुल जाता है, अगर तनाज़े कम होते हैं, जैसे अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर होती है, तो ये खिता बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान होगा। जी, एक हालांकि ये अभी पूरे यूरेशिया तकरीबन सारा ही इसके अंदर आ जाता है। जिस तरह आपने कहा कि 40% जो है दुनिया की आबादी है, 30% ग्लोबल GDP यहाँ से पैदा होता है। मगर घूम फिर के हमारे लिए ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान क्योंकि इसमें हैं, हालांकि इस दफ़ा उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है इंडिया की तरफ से कि कोई बायलैटरल उन्होंने मीटिंग यहाँ नहीं रखी, मगर जयशंकर का, उनके वज़ीर ख़ारजा का यहाँ आना ही एक ब्रेक थ्रू है। काफ़ी अर्से बाद इंडिया का कोई हाई लेवल यहाँ पे नुमाइंदा आ रहा है। मगर जब पिछले साल गोवा में हुआ तो वहाँ पे जयशंकर साहब ने बहुत होस्ट होने के बावजूद, मेहमान हम थे वहाँ पे, बिलावल भुट्टो साहब गए, उन्होंने बिलावल भुट्टो के लिए ये कहा कि पाकिस्तान जो है प्रमोटर, जस्टिफायर, स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिस्ट इंडस्ट्री विच इज़ अ मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान। तो बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो अभी ये नज़र आएगी कि वो यहाँ पे आके क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं इसको, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले साल जब कॉन्फ्रेंस हुई थी गोवा में, तो उसके बाद उसमें एक तो वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट्स नहीं आए थे। और उस वक्त जो है, न सिर्फ आप जयशंकर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ओपनिंग रिमार्क्स थे, उसी ने जो है एक बिटरनेस कायम की थी। उन्होंने अपनी तकरीर में चाइना और पाकिस्तान को हदफ बनाया था। हालांकि जो पहले की कॉन्फ्रेंसेस होती थी शंघाई फोरम की, एक ट्रेडिशन मौजूद है कि जो है उस पर बायलैटरल डिस्प्यूट्स जो है डिस्कस नहीं किए जाते, लेकिन पिछले साल उससे हट के, जिसको कहते हैं कि जो रवायत रही है, उससे हट के हिंदुस्तान ने इन तमाम इश्यूज को सामने लेके आई। और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से जो मीटिंग थी वो बगैर किसी मतलब किसी प्रोग्रेस के ख़त्म हुई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि वर्चुअल मीटिंग नहीं है, इसमें तकरीबन सारे ममालिक के जो कि भारत को छोड़ के भारत के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम ममालिक को देखें तो उनके आला तरीन जो गवर्नमेंट के अहदेदार हैं वो यहाँ पे आए हैं और इसकी वजह से इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और एक और बात भी, अहमियत पिछले साल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इस खित्ते में देखें बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं।
अभी ईरान जो है इसका एक मुल्क ईरान ने पिछले साल ही शमूलियत इख्तियार की थी। अब जो है ईरान को अगर देखें तो एक ऐसे खित्ते में है जहाँ पे जंग के खतरात बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी तरह चाइना और रशिया के ऊपर भी जो है खासी एक लिहाज से अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। तो मेरा ख्याल ये कि इसमें हो सकता है कि कोई मुश्तरका लाएमल तो या मुश्तरका वो ना बन सके, लेकिन ये इश्यूज जो है अच्छे यहाँ पे बहस में आएंगे। और मैं समझता हूँ कि एक देखें आजकल दुनिया जो है वो तब्दील हुई भी है। ये ना पहले जो है जो हम कोल्ड वॉर के ज़माने में एक बाइपोलर वर्ल्ड कहते थे वो तब्दील हो गई थी जब सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद। उसके बाद जो है 10-12 साल तक यूनिपोलर वर्ल्ड था जहाँ पे अमेरिका की बिला शरकत जो है वो हावी थे। लेकिन अब की दुनिया जो है वो एक मल्टीपोलर बन के आई है जहाँ पे ममालिक किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ नहीं है बल्कि अपने और मफादात में और रीजनल के मफादात में साथ होते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा तो शंघाई की फोरम जो है उसकी अहमियत इसलिए भी होती है कि एक चीज़ है जिसको हम मिडिल पावर कहते हैं, वो यहाँ पे उसका जो है आपको असर नजर आएगा और ये बहुत फैसला कुन मेरे ख्याल कर सकती है इन हालात को लेकर। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो बायलैटरल डिस्प्यूट है उसको ना छेड़ा जाए। वो मगर दहशतगर्दी की जब बात होगी इस तरह की तो उसमें ये नज़र रहेगी कि जयशंकर यहाँ पे आके क्या कहते हैं। एक तब्दीली ज़रूर आई है कि इस दौरान में भारत ने 10 साल बाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा दिया, तो गो के अभी ज़ाहिर है कोई एब्रोगेशन उसकी 306 आर्टिकल की हो तो कोई भी वापसी का वहाँ इम्कान नहीं नज़र आता, पर वहाँ थोड़ा सा टेम्पर्स जो हैं डाउन हैं और कश्मीर की वजह से इलेक्शन करवाने से उम्मीद लग गई है कि शायद कुछ वहाँ पे सख्ती में कमी आए। तो उस हालात में आप क्या देखते हैं कि जयशंकर यहाँ आके वो एक हार्श पोजीशन लेंगे या एक मॉडरेट लेंगे? देखिए मुझे नहीं लगता है कि देखिए पाकिस्तान इस मसले को नहीं छेड़ेगा। पाकिस्तान होस्ट कंट्री है, वो ऐसी किसी चीज़ को जो कि बराह रास्त ताल्लुक उसके दोनों ममालिक के डिस्प्यूट के साथ है, पाकिस्तान उस चीज़ को नहीं छेड़ेगा। क्योंकि इंडिया ने होस्ट होने के बावजूद मैंने जिस तरह जिक्र किया कि बहुत सख्त बात कर दी थी, तो अगर वो कुछ कहते हैं तो हमें भी जवाबन कुछ कहना पड़ जाता है। हाँ, मुझे लगता है कि मुश्किल होगी इस पर जयशंकर के लिए इस वक्त जो हालात हैं उसमें मुश्किल होगी कि किसी भी एक तनाज़ खड़ा करें। ये बात सही है कि टेररिज्म का इशू है जिसको भारत हमेशा सिर्फ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करता है, लेकिन अब देखा जाए तो इस खत्ते में पाकिस्तान सबसे बड़ा एक लिहाज से विक्टिम है टेररिज्म का। तो एक इंटरेस्ट तो बन के आती है। देखिए इससे पहले भी शंघाई कॉन्फ्रेंस होती रही हैं, अगर पिछले साल को छोड़ के देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस पर बहस में आई थी जो टेररिज्म के हवाले से एक मुश्तरका लाएमल की बात थी और काफ़ी कामयाबी के साथ भी हुई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त हिंदुस्तान इस मसले को छेड़ेगा। असल बात ये होती है होस्ट कंट्री क्या करता है, होस्ट कंट्री की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी और मैं समझता हूँ। लेकिन ये भी अगर लोग बाज़ दफ़ा क़यास आराई शुरू कर देते हैं कि जयशंकर के आने वजह से कोई ब्रेक थ्रू होगा, मेरे ख्याल वो भी नहीं है। मतलब एक अच्छी बात है कि वो आए, एक पॉजिटिव सिग्नल ज़रूर है, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इनके आने की वजह से कोई मेजर ब्रेक थ्रू पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप में। जी, इसका बुनियादी तो जो चार्टर है उसके अंदर इक़्तिसादी ताउन और ये दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती वगैरह को कंट्रोल करना है, मगर ये जिस तरह आपने जिक्र किया कि ऐसे मौके पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है कि दो इस वक्त वॉर थिएटर्स जो है ना, एक यूक्रेन के अंदर अभी भी जारी है और जो पैलेस्टाइन का है वो ज़रा उसकी संगीनी बढ़ गई है और इस बात का इम्कान हो सकता है। तो वहाँ पे क्योंकि रशिया का डेलीगेशन भी बहुत बड़ा है, 76 लोग उसके अंदर आ रहे हैं, ईरान का बहुत छोटा है, 2 लोग हैं, मगर ईरान वाले भी कोई उम्मीद अपनी तरफ करेंगे कि शायद यहाँ से कोई उसकी मजम्मत आए या ये फिर टग ऑफ वॉर होती है कि क्या ओवरऑल यूक्रेन की जिस तरह पिछले साल हुआ कि हॉस्टिलिटीज़ को कम करने के लिए किया जाएगा या रशिया की कोशिश होगी कि थोड़ा सा उनको इसमें कोई बेहतर किस्म का रेजोल्यूशन हो जाए। क्या देखते हैं इन दोनों के हवाले से पर्टिकुलरली? मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों पे कोई रेजोल्यूशन आएगा।
चाहे यूक्रेन के हवाले से या मिडल ईस्ट के हवाले से, मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब एक फोरम होता है जहाँ पे डिस्कशन होती है तो बहुत सारी चीज़ों को जो तबादला ख्याल होता है। देखिए इसमें ये कि कोई क्योंकि बहुत सा इन ममालिक अगर देखा जाए कुछ आहमंगी ज़रूर है सियासी तौर पर या जो है बैन अवी या जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, लेकिन कुछ इख्तलाफात भी हैं। तो इख्तलाफात को मेरे ख्याल नहीं लाया जाएगा। अब जैसे हिंदुस्तान की मिसाल है, हिंदुस्तान थ्रू आउट अगर देखा जाए तो पैलेस्टीन इशू पे न्यूट्रल रहा है, उसने कभी भी इसराइल की उसकी मजम्मत नहीं की। और बाकी जितने ममालिक हैं इसमें उन्होंने काफ़ी हद तक जो है पैलेस्टीन कॉज की हिमायत की। इसी तरह से यूक्रेन की जंग भी जो एक मुतनाज़ा तो है, मतलब ये है कि ठीक है रशिया इसमें आया है, लेकिन जो यूक्रेन में एक लिहाज से जारहियत हुई है तो उसकी भी लोग ममालिक जो है उसको तस्लीम नहीं करते हैं। तो मैं ख्याल ये कि इन इश्यूज पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रशिया की कोशिश ज़रूर होगी, ईरान और रशिया की दोनों की, कि देखें उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें अगर जो है जैसे कोशिश की जाती है कि रशिया को आइसोलेट किया जाए, वो फिर नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे जैसे बावजूद सैंक्शंस के तिजारत पे बात हो सकती है। ईरान की सपोर्ट का ये बहुत बड़ा एक सवाल वो होगा, वो इसलिए भी कि जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि इसमें वैसे हालांकि इसकी बिल्कुल नौइयत मुख्तलिफ है नेटो से, मगर बहरहाल चूँकि वो एक मिलिट्री अलाइंस है, ये इसकी चार्टर और है, इकनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ ज़्यादा ये राग़िब है। मगर लोग फिर भी एक कंपैरिजन इसलिए थोड़ा सा कर ही लेते हैं कि क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की इसमें नुमाइंदगी नहीं है, अमेरिका की नहीं है, यूरोप की नहीं है, तो ये लार्जली यूरेशियन वो है। और इसके अंदर एक तरफ तो ये तीनों जो हैं अब एक एक्सिस ही बन गया हुआ है, रूस का, ईरान का और चीन का, ये बड़े करीब आ चुके हुए हैं। तो ये डायरेक्टली इनके साथ ये जो दो इस वक्त हॉट पॉइंट्स, फ्लैश पॉइंट्स हैं यूक्रेन का, मगर इंडिया है जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो इसराइल के मुकाबले में उनका डिफरेंट है, फिर वो क्वाड का हिस्सा है। सो ये एक थोड़ा सा तनाव रहेगा कि इसकी कोई भी अगर रेजोल्यूशन आता है, यहाँ की तकरीरें भी आती हैं, ये मुख्तलिफ मुल्कों का जो यहाँ पे अपना इज़हार ख्याल करेंगे उसको बड़ा गौर किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आमिर, असल में बात ये है कि ये नेटो तो उसको जो लोग मिसाल देते हैं वो तो बेवकूफ़ी की बात करते हैं। मेरा ख्याल ये कि जो हमारे यहाँ जो लीडरान हैं उनकी समझ में तो कुछ आती नहीं है, तो फजूल बात ज़्यादा करते हैं। ना ये नेटो है, नेटो की तो पूरी बुनियाद जो है वो तो एक मिलिट्री अलायंस थी, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये इकनॉमिक अलायंस है। इकनॉमिक से मतलब ये है कि उसके जो मुश्तरका जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करती है। लेकिन इसमें एक और बात भी आती है कि जो रुकावट बनी हुई, जिसमें मैं कह रहा था कि इसका स्कोप बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन ये कि जो आपके डिस्प्यूट्स हैं, जैसे चाइना इंडिया का डिस्प्यूट्स मौजूद है फ्रंटियर में, और ये आपने जैसे जिक्र किया कि इंडिया जो है एज ए पार्ट ऑफ क्वाड, जो कि अमेरिका के एक लिहाज से सरकर्दगी में एक एंटी चाइना जो है वहाँ पे महास क्रिएट किया गया इंडो चाइना में। उसी तरह से जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के भी ताल्लुकात जो है कशीदा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हायल रहती हैं, वरना अगर ये मसाइल ना हो या कम हो या इस तरह की कशीदगी ना हो तो ये इलाका जो इतना प्रॉस्पेरस हो सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी अगर हो जाए और आपस में तजारत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर तो अगर देखा जाए तो फिर कोई और ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा एक पोटेंशियल है तरक्की की, लेकिन वो नहीं हो सकती है फ़िलहाल जो कि हालात हैं इसमें। अब ईरान के मसले पे ये ज़रूर है कि मेरे ख्याल तशवीश का इजहार ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक ज़माने में ईरान और हिंदुस्तान में काफ़ी बेहतर ताल्लुकात थे और अभी भी शायद हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन एक अजीब सी चीज़ आती है कि जब इसराइल का हमला होता है तो हिंदुस्तान उस पर खामोश है। हिंदुस्तान में बहुत तब्दीली आई है, जो पुरानी एक ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हुआ करती थी पैलेस्टीन के इशू पे या उन तमाम चीज़ों पे, उससे बिल्कुल अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल ये कि ये एक हद तक तो कोऑपरेशन रहेगी, अच्छी बात है, बावजूद इसके डिस्प्यूट्स हैं आपस में, लेकिन इस किस्म के फोरम जो है एक और काम भी करती है।